नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। और हम हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके लिए संडे स्पेशल एक सप्ताह के करंट अफेयर सिर्फ 20 मिनट में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो एक सप्ताह के करंट अफेयर्स हैं, इसमें मैंने सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स का संकलन किया है ताकि यह प्रश्न आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें डायरेक्ट आ जाए। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत की ग्रोथ का अनुमान लगाया है। तो हमारा जो स्टैटिस्टिकल या सांख्यिकी कार्यालय है उसने कहा है कि 4.2% इस साल की क्या है ग्रोथ रेट रही। आपको यह याद होना चाहिए कि पिछले 11 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। आप देख सकते हैं हमारे गत 11 वर्षों का क्या ग्रोथ रेट। आप देखिए, जब 2008-9 की मंदी आई थी लेहमैन ब्रदर्स बैंक के डूबने के बाद, उस समय पर 3.9% फाइनेंशियल 2008 और 9 में ग्रोथ रेट देखा गया था। उसके बाद 8.5% की एक अच्छी वृद्धि होने के बाद हम फिर से 11 साल के बाद 5% से भी कम मतलब 4.2% पर पहुंच चुके हैं। तो हमारी अब ग्रोथ रेट, अब देखिए सिर्फ लास्ट में लॉकडाउन लगा था, 24 मार्च से लॉकडाउन देखने को मिला है। इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2020 और 21, अब यहां पर देखते हैं नेगेटिव में ना चली जाए ग्रोथ रेट, ये क्या है डर जताया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस साल की आप याद रखिएगा 4.2 और पिछले साल का थी कितनी 6.15। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत करी है। तो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह रोजगार सेतु नामक योजना। तो भाई जो लोग वापस आ रहे हैं, क्या रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, उसमें रोजगार सेतु का जिक्र मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है। इसके लिए प्रॉपर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश रोजगार सेतु पोर्टल। उसकी जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, वो यह है कि व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, जो समग्र आईडी है मध्य प्रदेश में चलती है वो होना चाहिए, नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो जमा करने की अंतिम तिथि वो निकल चुकी है 3 जून 2020। आप देख सकते हैं रोजगार सेतु योजना के लोगों के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो क्वारेशा अब्दुल करीम, आप स्क्रीन में देख सकते हैं महिला को, इनको करीम महिला को, इनको क्या है यह मैरियक्स पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? यह टॉपिकल जेल की खोज के लिए दिया गया है। बहुत प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीका के HIV शोधकर्ता है यह अब्दुल करीम, इनको यह पुरस्कार इस साल का दिया गया है। तो क्या है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिएगा, ये साउथ अफ्रीका के डरबन में सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका की क्या है प्रमुख हैं। आपको साउथ अफ्रीका के बारे में पता होगा, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। रेंड यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। अफ्रीका के बिल्कुल नीचे वाले भाग में आप केप टाउन है ना, आप यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे समृद्ध देश। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बेजान दारूवाला का निधन हो गया है, वह क्या थे। तो आपको याद होगा हमेशा टीवी में देखे जाते थे। बेजान दारूवाला एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर थे, है ना। सबसे प्रमुख जो इनकी भविष्यवाणियां थी वो इन्होंने ये बताया था, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक कि नरेंद्र मोदी की जीत पर भी क्या है इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। आप देख सकते हैं बेजान दारूवाला जी को, जिनकी अब क्या है निधन या मृत्यु हो चुकी है। हमारे पास अगला प्रश्न है कि माय योगा माय लाइफ, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का क्या है शुभारंभ किया गया। यह किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इन आपको पता है मासिक संबोधन पहले कभी कभी बीच बीच में किया करते थे 10 दिन 15 दिन में, लेकिन अब मोदी जी हर माह में एक बार मन की बात कार्यक्रम को जरूर संबोधित करते। वहीं पर उन्होंने इसका भी जिक्र किया। आपको पता होगा 21 जून है ना, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन हम मनाते इंटरनेशनल योगा डे। इसीलिए यह उसी उसको क्या है प्रमोट करने के लिए माय लाइफ माय योगा को अपनाया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये।
आप लोगों देख सकते हैं माई लाइफ माई योगा का। और ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल खुली प्रतियोगिता है, दुनिया भर का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। चाहे आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर किसी के भी माध्यम से आप अपनी प्रविष्टियां योग करते हुए भेज सकते हैं। आयुर्वेदा मंत्रालय या आयुष मंत्रालय के तहत ये सारी की सारी चीजें आती हैं। आयुष का मतलब मैं आपको बता चुका हूं भाई, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। मिनिस्ट्री जो है ये आयुष वाली, उसके मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। बहुत महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन, यूपीएससी, पीएससी, वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे हर जगह पर पूछा जा चुका है कि आयुर्वेदा के एच का क्या मतलब होता है, तो होम्योपैथी। आयुर्वेदा का यू का क्या मतलब होता है, तो यूनानी। आयुर्वेदा में कौन सा शब्द है जो नहीं है ना, क्या है, आप देखिए आयुर्वेदा में एन नहीं है तो नेचुरोपैथी नहीं है, लेकिन वो उसमें शामिल है। तो ऐसे घुमा घुमा के बहुत सारे प्रकाश ये क्वेश्चन आयुष मंत्रालय से पूछे जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्या हमारा, आप देखिए माई लाइफ माई योगा कैंपेन, आप भी इसमें शामिल होइए। हमारे पास अगला प्रश्न है कि अपने भाई साजिद के साथ बनाई गई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय वाजिद खान का निधन हो गया, वे क्या थे। तो आपको याद होगा ये सारे गामा पा और बहुत सारी चीजों में आया करते थे, गायक और संगीतकार थे वाजिद खान, इन्हीं का हाल फिलहाल में निधन हो गया। तो थोड़ा फेमस पर्सनैलिटी हैं, दिखते रहते थे, इसीलिए इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को, मिल्क के महत्व को चिन्हित करने के लिए और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड मिल्क डे या ग्लोबल मिल्क डे। 2020 की इसकी थीम है, 20 साल हो चुके हैं, इस वजह से 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, यही इसकी इस साल की थीम बनाई गई। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है विश्व का दूध का सबसे बड़ा निर्माता कौन है, भारत देश, और सबसे ज्यादा उपभोग भी कौन करता है, भारत देश के वासी ही दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने लास्ट मंथ के करंट अफेयर में आपको बताया था डेमो 2 मिशन, उसी से संबंधित है यह। तो स्पेस एक्स कंपनी, एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी क्या है, एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 2 हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे, रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले, इन दोनों को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया है। फॉल्कन 9 रैकेट को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से क्या है, लॉन्च किया गया था और ये सफलतापूर्वक आईएसएस में पहुंच चुका है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 2011 में अंतरिक्ष यान जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे, वो क्या थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 प्राइवेट कंपनियों स्पेस एक्स और बोइंग से समझौता किया था सामान को और एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में लाने और ले जाने के लिए। इसीलिए नासा का पहला ये प्राइवेट क्या था, लॉन्च था, जिसे सक्सेसफुल किया किसने, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने, है ना। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नासा के फुल फॉर्म आपको पता, बहुत बार पूछा जा चुका है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो अभी हाल फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है जिम ब्रेंडस्टाइन। नासा का मुख्यालय पड़ता है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। स्पेस एक्स जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, टेस्ला कार भी है ना इन्हीं की। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क, इसके अध्यक्ष हैं और सीओओ हैं ग्वेन शॉर्टवेल। स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में और इनका मुख्यालय है हॉर्नोर्थ कैलिफोर्निया यूएसए में। आप देख सकते हैं फॉल्कन 9 रॉकेट, ऊपर देखिए ड्रैगन बना हुआ है, ऊपर यहीं पर बैठते हैं अंतरिक्ष यात्री। बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, स्पेस एक्स कंपनी। चलिए हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के 100 सबसे शीर्ष अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र क्रिकेटर कौन आया है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, 100 लोग हैं, उसमें से सिर्फ एकमात्र क्रिकेटर है, वो है आपके भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें नंबर पर आए हैं, 66 नंबर पर आए हैं वनडे क्रिकेट टीम के भारत देश के कप्तान कौन, विराट कोहली। तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है।
जो 5 खिलाड़ी हैं सीरीज के, आप उनको देख सकते हैं, पहले पहले नंबर पर आए हैं। पहली बार कोई टेनिस का खिलाड़ी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आया, जिनका नाम है वर्ल्ड फेमस रोजर फेडरर। 106.3 मिलियन यूएस डॉलर की अनुमानित आय के साथ सूची में सबसे पहले नंबर पर आए हैं। इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी, यही दोनों की हमेशा बार बार टक्कर रहती थी, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। चौथे नंबर पर नेमार हैं, ब्राजील की टीम्स की तरफ के खिलाड़ी हैं। और 5वें नंबर पर एनबीए के लेब्रॉन जेम्स हैं। आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट कौन, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। और एकमात्र क्रिकेटर वो हैं भारत देश के विराट कोहली। कौन सा नंबर आया, 66, भूलिएगा मत, दोनों से प्रश्न बनने की संभावना बनती। इस फोटो को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया है। तो आपको पता है चक्रवात निसर्ग ने काफी बड़ी मात्रा में क्या उथल पुथल मचाई महाराष्ट्र के तटीय वाले रीजन में। महाराष्ट्र और गुजरात के जो रीजन है वहीं पर भारी बारिश के साथ साथ ये सब देखने को मिला था। फिलहाल ये क्या था, लक्षद्वीप के आसपास में बना हुआ था। और ये जो भविष्यवाणी करी, ये बताया क्या, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक के द्वारा। तो भारतीय मौसम विभाग के हाल फिलहाल में डायरेक्टर है मृत्युंजय महापात्रा। मुख्यालय पड़ता है कहां पर, नई दिल्ली में। आप प्रोजेक्शन और जो पाथ है, जो रास्ता है साइक्लोन का, वो देख सकते हैं कैसे अरब सागर के आसपास ये साइक्लोन क्रिएट हुआ और मुंबई महाराष्ट्र, मेनली मुंबई में, और फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश में क्या है, इन्होंने अटैक किया। और गर्मी भी थोड़ा सा इसी वजह से इस रीजन में क्या हो गई, कम हो गई। किसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो पीएम मोदी ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये एक चैंपियंस का फुल फॉर्म है, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। छोटी इकाइयों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए जारी किया गया। विस्तृत में आप चाहें तो देख सकते हैं उनके मुद्दे। और आप लोगों देख सकते हैं चैंपियंस का, हमारे एमएसएमई के मंत्री आपको सामने दिख रहे हैं, नितिन गडकरी, नागपुर से सांसद हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम जो देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए लॉन्च किया गया है, कौन सा है। याद रखिएगा स्पोर्ट्स के लिए पहला नेशनल कोचिंग प्रोग्राम है ना। स्किल के लिए होते रहते हैं, लिखिए स्टडी से रिलेटेड होते रहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जल्दी नहीं देखने को मिलता। इसीलिए भारत देश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ वीकली करंट अफेयर में जगह दी है। इसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। तो बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं भारत देश की किरेन रिजिजू। आप देख सकते हैं खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का लोगो। हमारे पास अगला प्रश्न है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज के द्वारा भारत की सोवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये सोवरेन रेटिंग। सोवरेन रेटिंग क्या होती है, किसी भी देश या संप्रभु इकाई की साख के स्वतंत्र विश्लेषण, अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने में वह देश सक्षम है कि नहीं, यही बताने का प्रयास करती है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। पहले भारत देश की रेटिंग थी सोवरेन BAA2 और अब इसे घटाकर कर दिया गया है BAA3। और इस BAA3 से जस्ट एक पायदान नीचे जंक है ना, जंक ग्रेड। जंक ग्रेड का मतलब रहता है कि अगर आपने पैसा दे दिया है तो वो देश आपको वापस नहीं करेगा, मतलब डिफॉल्ट वो देश क्या है, कर सकता है। तो यह लॉकडाउन के थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्शन आपको देखने को सामने आ रहे हैं, है ना। मूडी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार के द्वारा स्वीकार की गई। ये किस नंबर की नीति है ना। तो टेक्नो और इनोवेशन से रिलेटेड ये 5वीं नीति है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता होगा, देखिए बहुत डिटेल में ट्रैक भी बताए गए हैं। पहली नीति 1958 में आई थी, दूसरी वाली 1983 में, फिर 2003 में, फिर 2013 में, और अब इस कोरोना जैसे पेंडेमिक के समय पर जब लॉकडाउन लगा हुआ है, जब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही, इसी समय पर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी भारत में लाई जा रही। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। आपसे पहली वाली पूछी जा सकती 1958 में, और अभी वाली 5वीं वाली पूछी जा सकती 2020 की। यूपीएससी वाले बच्चों से ये जो ट्रैक है चारों, ये भी पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1 जून से वन नेशन वन कार्ड योजना कितने राज्यों में पूरी तरह से लागू हो गई है। तो भाई 20 राज्यों में यह लागू हो गई। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण योजना, फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
आपने देखा कि अगर यह योजना लॉकडाउन के पहले इंप्लीमेंट हो जाती तो ये जो मजदूरों का माइग्रेशन देखने को मिल रहा था, रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा था, मजदूर ट्रेन में मर रहे हैं, मजदूर भूखे प्यासे मर रहे हैं, मजदूर पैदल चलने को मजबूर है, ये सब देखने को नहीं मिलता। जो मजदूर जिस भी राज्य में रह रहा था वहीं पर उसे सस्ते या सरकारी रेट पर क्या है भोजन मुहैया करा दिया जाता, तो कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं, और जाता नहीं तो इतनी अकाल मृत्यु नहीं होती, है ना। इसीलिए सरकार ये चाह रही थी। अब देखिए योजना क्या है, योजना यही है कि जो कार्डधारी है, राशन कार्डधारी, वह किसी भी राज्य का हो, किसी दूसरे राज्य में भी राशन खरीद सकता है। सरकार का लक्ष्य था कि लगभग 67 करोड़ गरीब लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में 9 अगस्त के दिन। सबसे पहले 4 राज्यों के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया था, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उस समय पर इसे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का नाम दिया गया था। आपको याद होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके तहत देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली, इट मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन की दुकानें हैं वहां से 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज प्राप्त होता है। ये 3-2-1 वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। वनडे एग्जाम, यूपीएससी, पीएससी हर जगह पर मैंने क्वेश्चन देखा है कि कितने रुपए क्या मिलता है। तो 3 रुपए चावल, 2 रुपए गेहूं, 1 रुपए मोटा अनाज। कुछ राज्य सरकारें इसको और भी सस्ता कर देती हैं, जैसे 3 रुपए किलो चावल है तो 1 रुपए किलो चावल भी प्रोवाइड करा देती हैं। भूलिएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण है ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ कि ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त या एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो गायत्री आई कुमार जो हैं वो ब्रिटेन में भारत की अगली उच्चायुक्त बनाई गई हैं। यूरोपीय संघ में भारत में या यूरोपीय संघ में जो यूरोपियन यूनियन है उसमें भारत की राजदूत के रूप में हाल फिलहाल में यह क्या थी, सेवारत थी। 1986 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं और रुचि घनश्याम की यह जगह लेने वाली हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है गायत्री कुमार। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम को आप देख सकते हैं, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, है ना। अगला प्रश्न है कि 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक ई बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 लॉन्च की गई है। इसमें मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। और 1 साल क्योंकि हो चुके हैं, आपको पता होगा पिछले साल मई में 2019 में नई सरकार एनडीए 2 का गठन किया गया था और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसमें पूरा 1 साल का जिक्र किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जब कभी ऐसी रिपोर्ट आती है तो सरकार खुद बताती है कि इस साल के इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे प्रश्न बनेंगे। जैसे धारा 370 हट गई है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा पूरे तरह से निपट चुका है और रामलला को ही पूरी की पूरी जमीन दे दी गई है, जैसे ट्रिपल तलाक में को क्या कर दिया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जैसे बंगाल में बोडो समझौता कर दिया गया, बिना खून खराबा के शांतिपूर्वक समझौता हो गया है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया है। जैसे कि आपने देखा कोविड-19 महामारी में सरकार का रिस्पॉन्ड 3 महत्वपूर्ण देशों के साथ कार्यक्रम, जैसे कि अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम जब ट्रंप आए थे, और मामल्लपुरम में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, और साथ में 20 लाख करोड़ रुपए का जो प्रधानमंत्री क्या है पैकेज दिया गया है उसका भी इसमें जिक्र किया गया। तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गूगल ने या ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो भाई ट्विटर के हाल फिलहाल में अब नए अध्यक्ष बने हुए हैं पैट्रिक पिचेट, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते। 2017 में ट्विटर के जो डायरेक्टर थे या उसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे, है ना। तो यह ट्विटर का पहला या ट्विटर के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब ट्विटर के बाहर का कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन रहा है। तो आप देख सकते हैं किनको, पैट्रिक पिचेट को। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जैक डॉर्सी से संबंधित मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज्यादा दान देने वाले ये शख्सियत बने हैं कोविड-19 के समय पर। इन्होंने अपनी संपत्ति का 27% क्या कर दिया था, कोरोना की वजह से दान दे दिया था। तो मत भूलिएगा जैक
डॉर्सी। किससे संबंधित? ट्विटर से संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष कौन बना है? तो भाई उदय कोटक बने हैं। उदय कोटक क्या है? कोटक महिंद्रा के एमडी सीईओ हैं, इन्हें ही इसका अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज। तो आप देख सकते हैं उदय कोटक जो अध्यक्ष बनाए गए हैं और संजीव बजाज जो उपाध्यक्ष बनाए, किसके? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। एंटोनियो गुटेरस हैं डब्ल्यू या यूएन के हाल फिलहाल में महासचिव। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून 2014 को भारत देश के अंतिम राज्य, मतलब 28 नंबर के राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तेलुगु भाषा बोली जाने वाली जगह है, इसीलिए इसे तेलंगाना कहा जाता है। हैदराबाद राजधानी है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री भी थे और अभी भी मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है भाई, 5 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी और इस साल का देश है जो मेजबानी करने वाला वो है कोलंबिया। नेक्स्ट, पिछले साल कौन था? पिछले साल था चाइना, ठीक है, और इस साल कौन है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोलंबिया, और थीम है बायोडायवर्सिटी। अगला प्रश्न है, गरीब लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरला राज्य बना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही या पिछले साल ही केरला इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार बनाने वाला पहला राज्य बना था। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा यह मेजबानी की गई। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।